Hello viewers, welcome to Easy Knowledge online classes. I am Bhavani Singh and today's topic is powers and functions of the लोक सभा की शक्तियां और कार्य। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट की बेसिक जानकारी हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। पार्लियामेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 अंग मिलकर के पार्लियामेंट को बनाते हैं। 3 पार्ट पार्लियामेंट का निर्माण बनाते हैं या पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि पार्लियामेंट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे 5-7 मिनट 10 मिनट में कोई पूरा करवा दे या फिर हम पूरा कर सकें। तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, पेशेंस रखिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें मोटिवेट करने वाली कुछ एक लाइन्स है, एक कोट है एरिस्टोटल का, अरस्तु का, महान यूनानी दार्शनिक जो थे, उन्होंने कहा था। सबने वैसे ये कोट कभी ना कभी पढ़ा होगा, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। आप सब जानते हैं द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, की जो शिक्षा की जड़ें होती है वो कड़वी होती है। मीन्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हमें परिश्रम करना पड़ता है वो कठिन होता है, कठोर होता है, परेशानी होती है हमें उसमें, लेकिन जो उसका फल मिलता है वो मीठा होता है। तो ये सब जानते हैं और हमें जानना चाहिए भी। कंपोजिशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा की कंपोजिशन से। तो कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 545 मेंबर हैं, जिसमें 523 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं इंडियन स्टेट से, जो राज्य हमारे उनसे, और 20 मेंबर हैं वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट किए जाते हैं। और 2 सदस्य हैं जो प्रेसिडेंट उन 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आंग्ल भारतीय जो होते हैं। और हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 सदस्य हो सकती है, 552 हो सकती है। नेक्स्ट वोटिंग की बात करते हैं, तो एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स, की हर वो नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। However, it's essential that his name should stand including the voter list of his constituency, लेकिन ये जरूरी है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना आवश्यक है, उसके बाद वो वोट कर सकता है। सीक्रेट बैलेट, तो वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, की लोकसभा के जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं सीक्रेट बैलेट से, मतलब गुप्त मतदान से। एंड नो वन नो हिज वोटिंग डिसीजन, और कोई भी उनका वोटिंग डिसीजन नहीं जान पाता ना, जब तक वो बताए ना तब तक कोई भी उनका वोटिंग डिसीजन नहीं जान पाता कि इसने किसको वोट दिया है। और आजकल ईवीएम का यूज़ किया जा रहा है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन और सिंपल मेजोरिटी वोटर विक्ट्री सिस्टम रखा जाता है। इसमें जीतने के लिए मेथड अपनाया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधा इलेक्शन है, और सिंपल मेजोरिटी जिसको सामान्य जो बहुमत मिल जाता है उसे जीता हुआ माना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, सीधे लोकसभा मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन से। एनी वोटर कैन कास्ट इज वोट टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एनी वोटर कैन कास्ट इज वोट, कोई भी वोटर वोट कास्ट कर सकता है, मतदान कर सकता है अपने चॉइस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें, अपने मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने क्षेत्र में जो अपनी पसंद का जो नेता है उसे। ए कैंडिडेट सिक्योरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अमोंगेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट, और जो कैंडिडेट सभी कंटेस्टेंट्स में से, सभी प्रतियोगी में से लार्जेस्ट वोट का अमाउंट जिसे मिलता है, ज़्यादा बहुमत जिसे मिलता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्ट कर दिया जाता है, उसे विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है लोकसभा के लिए। क्वालिफिकेशन कि मेंबर ऑफ लोकसभा किसी को बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, और यहाँ पे भी लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगी। तो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल से उम्र उसकी ज़्यादा होनी चाहिए।
ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। ही शुड नॉट हैव एन अनसाउंड माइंड और भी ये बैंकरप्ट, और ना ही वो दिमाग से पैदल हो, मीन्स दिमाग से पैदल का मतलब किसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए उसमें, और ना ही वो बैंकरप्ट हो, दिवालिया हो। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने सुना था विजय माल्या बैंकरप्ट हो गए, भाग गए बैंकों का पैसा लेकर के, तो उसे बोलते हैं बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। उसके बाद गवर्नमेंट उससे कुछ भी अर्न नहीं कर सकती। ही शुड नॉट बी ए डिक्लेयर्ड ऑफेंडर ऑफ ए ग्रेव क्राइम बाई एनी कोर्ट, और वो किसी भी गंभीर अपराध में बड़ा अपराधी नहीं होना चाहिए, वो किसी गंभीर अपराध में संलिप्त नहीं होना चाहिए, किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे पनिश नहीं किया गया हो, मीन्स उसने कोई क्राइम ना किया हो, वो क्रिमिनल ना हो। ही शुड पासेज ऑल सच क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, और इसी तरह से अगर टाइम टू टाइम अगर पार्लियामेंट कुछ और क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है तो उन क्वालिफिकेशन को भी पूरा करना होगा। टेन्योर, लोकसभा का कार्यकाल क्या रहेगा, तो नॉर्मल टर्म है लोकसभा की 5 साल, 5 साल के लिए चलता है। इस टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। हम देखते हैं 352 में आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, वॉर की जब पोजीशन बनती है, युद्ध की पोजीशन बनती है, तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, तो उस दौरान 1 साल के लिए इसके टर्म को बढ़ाया जा सकता है। बट फ्रेश इलेक्शन टू द लोकसभा मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ इमरजेंसी, लेकिन फ्रेश इलेक्शन लोकसभा के होने चाहिए 6 महीने के अंदर, इमरजेंसी खत्म होते ही उसके 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। फर्दर द प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व द लोकसभा एट एनी टाइम, आगे चल करके प्रेसिडेंट भी लोकसभा को किसी भी टाइम डिसोल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। कब, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर में एडवाइज हिम, जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दें टू डू सो, और व्हेन नो पार्टी में बी इन ए पोजीशन टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, या फिर कोई पार्टी है जिसे जो बहुमत में ना रहे, पहले वो बहुमत में थी और बाद में वो बहुमत में ना रहे, तो भी डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को। इन दिस केस आल्सो ए न्यू लोकसभा हैज़ टू बी एसेंशियली इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स, और ऐसी सिचुएशन में 6 महीने के अंदर नई लोकसभा का गठन किया जाना जरूरी है। सेशन की बात करते हैं तो द प्रेसिडेंट कैन कॉल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के सेशन अधिवेशन को बुलाते हैं किसी भी समय, बट द गैप बिटवीन 2 मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी ऑफ मोर देन 6 मंथ, लेकिन पार्लियामेंट की दो मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इन 1 ईयर, इसका मतलब है कि 1 साल में ए मिनिमम ऑफ 2 सेशन, की लोकसभा के कम से कम 2 सेशन हो जाने चाहिए। ये लोकसभा के अधिवेशन है। कोरम की बात करते हैं कि लोकसभा की मीटिंग कब होगी, कितने मेंबर आएंगे तब लोकसभा की मीटिंग होगी, तो सिंपली लोकसभा का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है। मीन्स 1/10 मेंबर जब लोकसभा में आ जाते हैं, टोटल 552 का माना जाता है, तो उसके 1/10 मेंबर जब लोकसभा में आ जाते हैं तो उसे कोरम गणपूर्ति माना जाता है और लोकसभा की मीटिंग हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, अगर 1/10 मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी, और जो स्पीकर होंगे हाउस के वो एडजन कर सकते हैं मीटिंग को, लैक ऑफ कोरम की वजह से, गणपूर्ति की कमी की वजह से स्थगित कर सकते हैं उस मीटिंग को आगे के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, मीन्स अध्यक्षता करने वाले सदस्य थे, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर इज द चेयरमैन, स्पीकर चेयरमैन होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, मीन्स अध्यक्षता करने वाले अधिकारी। इन इट्स वेरी फास्टेस्ट मीटिंग एवरी न्यू लोकसभा इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर एज द स्पीकर एंड अनदर वन एज द डेप्यूटी स्पीकर। तो जो जैसे ही गवर्नमेंट लोकसभा नई लोकसभा बनती है तो वो अपनी पहली ही मीटिंग में अपना एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट कर लेती है, नियुक्त कर देती है। स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, स्पीकर हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग्स, और इसकी जो भी कार्य प्रणाली होती है उनको कंडक्ट करवाते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं, और मेंटेन करवाते हैं डिसिप्लिन और डेकोरम हाउस का, कि लोकसभा का जो अनुशासन है वो भी बना रहे, स्पीकर का काम है ये, और डेकोरम भी, एक जो गरिमा होती है किसी हाउस की वो भी बनी रहे। तो इस तरह से वो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाता है हाउस का।
लेजिस्लेटिव पावर्स, अब हम बात करते हैं लोकसभा के पावर्स के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर्स एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बिकम लॉ ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक ऑर्डिनरी बिल, एक सामान्य बिल, विधेयक जो आगे चल करके लॉ बनेगा, उसे पहली स्टेज में बिल बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं, आगे जा करके वो लॉ या कानून बनता है। तो जो एक ऑर्डिनरी बिल होता है वो कानून कब बनेगा? आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से वो पास हो जाए, मीन्स राज्यसभा और लोकसभा से बाद में प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा, इसे लोकसभा या राज्यसभा में, मीन्स ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वैन ए बिल इज इंट्रोड्यूस एंड पास बाय द लोकसभा, जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है, इट्स सेंट टू द राज्यसभा, इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। कहने का मतलब जब लोकसभा में बिल पहले पास होता है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। आफ्टर इट हैज़ सिक्योर्ड द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा से इसे अप्रूवल मिलने के बाद, सहमति मिलने के बाद, इट गोज टू द प्रेसिडेंट, ये फाइनली प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है सिग्नेचर के लिए, और उसके बाद ये लॉ बन जाता है। आफ्टर दिस इट बिकम ए लॉ, उसके बाद ये लॉ बन जाता है। आल्दो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वैसे तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक जिसे हम बोलते हैं, वो लोकसभा के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो बिल होते हैं वो एक्चुअली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सबसे पहले। इन केस द राज्यसभा रिजेक्ट ए बिल passed by the Lok Sabha and returns it with or without some amendment, the Lok Sabha reconsider the bill। अब कोई ऐसा केस है जिसमें लोकसभा में बिल पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, और राज्यसभा ने लोकसभा को उसे रिकंसिडर करने के लिए, मीन्स है अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए लौटा दिया हो, तो लोकसभा इसे दोबारा से रिकंसिडर करती है इस बिल को। इफ द लोकसभा रीपासेस, लेकिन लोकसभा अगर इसे दोबारा से पास कर दे, एंड द राज्यसभा इज स्टिल नॉट प्रिपेयर टू पास इट, और राज्यसभा इसे पास करने के लिए तैयार ना हो कि हम पास नहीं करेंगे, पहले भी लौटाया था, इस बार भी लौटा रहे हैं, लौटाएंगे नहीं, तैयार नहीं वो पास करने के लिए, तो एक डेडलॉक आकार आ जाता है। मीन्स डेडलॉक मतलब गतिरोध आ जाता है कि अब काम नहीं हो रहा, तो गतिरोध की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इफ दिस डेडलॉक रिमेन अनरिजोल्व फॉर 6 मंथ, अगर ये गतिरोध 6 महीने तक सॉल्व नहीं होता, मीन्स राज्यसभा तो उसे पास करेगी नहीं, वो गतिरोध आ गया, तो द प्रेसिडेंट समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, तो प्रेसिडेंट क्या ऑर्डर करते हैं कि एक ज्वाइंट सिटिंग का, मतलब दोनों हाउस की एक ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त जो सम्मेलन होता है, उसके लिए समन जारी करते हैं कि अब एक संयुक्त सम्मेलन कीजिए आप दोनों मिल करके, और द डिसीजन द ज्वाइंट सिटिंग इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द हाउस, और जब जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त अधिवेशन जिसे बोलते हैं, इसमें दोनों के मेंबर बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीन्स एक्सेप्ट करना पड़ता है दोनों हाउस को, मीन्स ज्वाइंट सिटिंग का जो भी डिसीजन होता है उसे दोनों हाउस को फिर स्वीकार करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां लोकसभा की, तो फॉर ऑल इट्स वर्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा, फॉर ऑल इट्स वर्क, अपने सारे काम के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा, कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार है संयुक्त रूप से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए लोकसभा के सारे मेंबर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते ही नहीं है, मीन्स आप ये थोड़ी कह सकते हो कि जो 552 मेंबर होते हैं वो सारे ही मंत्री होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम देखते हैं 30-40 लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट मिलते हैं, मंत्री बनते हैं वो, तो ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मीन्स 30-40 जो मंत्री होते हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के प्रति, मीन्स लोकसभा को हमेशा विश्वास में रखना होता है उनको। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कि जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, मेजोरिटी के लीडर होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के बहुमत के जो मुखिया होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर फ्रॉम द लोकसभा, ज़्यादातर मिनिस्टर्स हैं वो भी लोकसभा से ही आते हैं। मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज द एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा, मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज द एंजॉय, कि मिनिस्टर्स अपने पद पर तब तक बने रहते हैं, तब तक वो मंत्री बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा में उनको विश्वास मत मिला रहे, लोकसभा के जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे एमपीज हैं, उनका विश्वास मिला रहे। द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, लोकसभा मिनिस्ट्री को भी रिमूव कर सकती है बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि लोकसभा को अगर लगे कि ये मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, कोई भी गतिरोध, कुछ भी इनमें अनबन हो जाए,
तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे हम बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा पास कर देती है तो फिर जो सारी मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्हें पद से त्याग पत्र देना होता है, अपनी पोस्ट को रिमूव करना होता है, एक तरह से सरकार ही चली जाती है। दस द लाइफ एंड डेथ ऑफ द मिनिस्ट्री डिपेंड अपॉन द लोकसभा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री होती है ना, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका जीवन और जो मरना है, लाइफ और जो डेथ है ना, वो डिपेंड करती है लोकसभा पे। लोकसभा ही डिसाइड करेगी कब तक मिनिस्ट्री बनी रहेगी। द लोकसभा मेंटेन ए कंटिन्यू कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा लगातार कंट्रोल बनाए रखती है मंत्रिमंडल पर। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं, तो लोकसभा की वित्तीय शक्तियां कौन सी है? तो लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा एक वास्ट फाइनेंशियल पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा वित्तीय शक्तियां हैं, पैसों से संबंधित शक्तियां हैं। एक मनी बिल है वो केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। आफ्टर हैविंग बीन पास्ड बाय इट द मनी बिल गोज टू द राज्यसभा, और लोकसभा में ही मनी बिल सबसे पहले पास होता है और उसके बाद जाता है वो राज्यसभा के पास। सच ए बिल कैन बी डिले बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। इस तरह के बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए डिले कर सकती है बस। If the Rajya Sabha failed to pass a money bill and 14 days elapsed from the date of the submission of the bill to it, the money bill is deemed to have been passed by both the House of Parliament। अब देखिए, अगर राज्यसभा 14 डेज में इस बिल को पास नहीं करती है और जो सबमिशन की डेट चली जाती है कि जब राज्यसभा में ये बिल भेजा गया उसके 14 डेज में अगर राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ मान लिया जाता है। इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि राज्यसभा किसी भी मनी बिल को केवल 14 डेज के लिए डिले कर सकती है बस। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एज टू वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो कि कोई पर्टिकुलर बिल है, कोई विधेयक है और उस पर यह जानना है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ये कि कोई साधारण विधेयक है या फिर पैसों से संबंधित विधेयक है, तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव द डिसीजन। तो इसमें जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, वही डिसीजन देते हैं। हिज डिसीजन इज फाइनल एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट और इवन इन द राज्यसभा और द लोकसभा। और लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है, साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, और अगर स्पीकर ने ये डिसाइड कर लिया तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही राज्यसभा लोकसभा में चैलेंज किया जा सकता है। दस वी कैन एनी दैट द लोकसभा हैज़ द फाइनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ स्टेट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा है ना, वो पूरी तरह से जो पैसा है ना, पैसे को नियंत्रित करती है, फाइनल कंट्रोल करती है फाइनेंस ऑफ द स्टेट को, पूरी तरह से वित्तीय नियंत्रण रखती है। नो टैक्स कैन बी लेवी, किसी भी तरह का टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता, मतलब लगाया नहीं जा सकता, और कलेक्ट इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और चेंज उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और अबोलिश खत्म नहीं किया जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा की अनुमति के बिना ना तो कोई टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ना कलेक्ट किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है, और ना ही कोई भी टैक्स है उसे खत्म किया जा सकता है, अबोलिश नष्ट किया जा सकता है। द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा। तो वित्तीय जो नीतियां होती है, गवर्नमेंट की वित्तीय नीतियां बिना लोकसभा के अप्रूवल के, सहमति के इम्प्लीमेंटेड नहीं की जा सकती, मीन्स क्रियान्वित नहीं की जा सकती। मतलब गवर्नमेंट को अगर कोई भी वित्तीय नीतियां बनानी है तो लोकसभा की परमिशन लेना आवश्यक है। जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं लोकसभा के, तो कुछ न्यायिक शक्तियां भी लोकसभा के पास है, तो लोकसभा कुछ जुडिशियल फंक्शन भी पूरे करता है। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैन बी टेकन अप अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा। देखिए, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती है, महाभियोग प्रस्ताव जिसे बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ लिया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से रिमूव किया जाता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एनक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण किया, इस वजह से। ठीक है, तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है वो बिल। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस only when an impeachment resolution is adopted by each of the two house with a 2/3 majority of its member। और प्रेसिडेंट को अपने पद से इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन होता है, महाभियोग प्रस्ताव जिसे बोलते हैं, इसमें प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से रिमूव करते हैं। तो इसमें यह माना जाता है कि प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव मान लिया जाएगा जब दोनों हाउस में
जो सदस्य हैं 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कर दें, 2/3 जो बहुमत होता है सदस्यों का उससे पास कर दें, तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से रिमूव समझा जाता है, हटा दिया जाता है। द लोकसभा आल्सो इन्वेस्टिगेट द चार्जेस प्रिपेयर्ड बाय द राज्यसभा अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लोकसभा इसकी भी जांच करता है कि राज्यसभा ने कोई चार्जेस तैयार किए हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के कि इन्होंने कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशन का एनक्रोचमेंट वगैरह कुछ भी किया हो ऐसा गलत, तो अगर ऐसे कोई चार्जेस हैं तो लोकसभा उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी जांच करता है। द लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन टुगेदर पास ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को और किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर उसकी पोस्ट से रिमूव करना और पद से हटाना है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और स्टेट कोर्ट के जो जज हैं उन्हें जाना होगा अपनी पोस्ट से, पद को छोड़ना होगा। बोथ द हाउस कैन जॉइंटली पास ए स्पेशल एड्रेस एंड प्रेजेंट इट टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ सम हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लाइक द। अब देखिए दोनों हाउस मिलकर के एक विशेष प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं जिसमें कुछ और बड़ी अथॉरिटीज़ हैं जिनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास वो प्रस्ताव भेजते हैं दोनों हाउस मिलकर के। जैसे कि अटॉर्नी जनरल है, भारत के सबसे बड़े जो न्यायिक अधिकारी जिन्हें बोला जाता है, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो हमारे चुनाव करवाने वाले, चुनाव के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं जो ऑडिट करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें अगर पोस्ट से हटाना है तो दोनों हाउस मिलकर के एक प्रस्ताव भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास। लोकसभा कैन आल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट एनी मेंबर। लोकसभा किसी भी सदस्य के खिलाफ एक्शन ले सकती है, किसी भी नागरिक के खिलाफ एक्शन ले सकती है। हेल्ड टू बी द गिल्टी ऑफ कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कि अगर उसे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है, मीन्स किसी तरह से हाउस के खिलाफ, कोई भी लोकसभा के खिलाफ किसी भी तरह का कोई काम किया किसी नागरिक ने या किसी अधिकारी ने, तो लोकसभा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने बहुत जल्दी इसे पूरा टॉपिक को करने की कोशिश की है जिससे कि बोरिंग ना हो, लेकिन ये अगर कोई ये कहे कि लोकसभा 2 मिनट का टॉपिक है तो वो गलत होगा, 2 मिनट का टॉपिक नहीं है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, समझिए, लोकसभा इस तरह से कवर होती है। और आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और तेज़ गति से हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम समझ भी जाएं और बोर भी ना हों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आगे चल कर के और अच्छे वीडियोस बना सकें, इम्प्रूवमेंट ला सकें, जिसके लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नीचे आपको इस पेज में इमेज और 2 वीडियोस और भी दिए गए होंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, या फिर बेल आइकन को और मेरे जो फ़ोटो है इसमें दिखाई देगा आपको, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसी तरह के सजेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।